नमस्कार दोस्तों। लेपाक्षी में स्थित जो वीरभद्र मंदिर है जिसका कनेक्शन रामायण से बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, ये चर्चा में क्यों आ गया है, इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अयोध्या में राम मंदिर बन रही है उसमें भगवान राम की मूर्ति के जो अभिषेक में जो 11 दिन इन्होंने शामिल हुए थे, मतलब जो अभिषेक हो रहा था उसमें 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान था। उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ शामिल हुए थे प्रधानमंत्री। उसी के दौरान आंध्र प्रदेश में जो लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर स्थित है, लेपाक्षी के अंदर वीरभद्र मंदिर स्थित है, वहां पर भी दौरा किया। तो लेपाक्षी का रामायण में महत्व क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है, तेलुगु में लेपाक्षी का अर्थ होता है उठो हे पक्षी, यानी पौराणिक जो पक्षी जटायु है उसको श्रद्धांजलि देता है, जिसने रावण से लड़ाई ली थी। रावण की लड़ाई के दौरान ही उसे मार दिया गया था। तो आइए और भी कुछ इसके डिटेल जानते हैं। रामायण के अनुसार बताया जाता है कि जटायु रावण से युद्ध करने के बाद घायल होकर लेपाक्षी में ही गिर गया था। यहीं उन्होंने भगवान राम को सीता का अपहरण का सूचना भी दी थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में देवी सीता के पैरों के निशान भी संरक्षित है और उसके बाद इसीलिए बताया जाता है कि यह रामायण से कनेक्टेड है। लेपाक्षी मंदिर के बारे में जानते हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो वीरभद्र मंदिर है ना उसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है उसमें स्थित है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1533 में। 1533 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अब विजयनगर के जो शासक थे उनके द्वारा कराया गया था। यह अपनी ही वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें लटकते हुए खंभे, गुफा, कक्ष शामिल है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार जो वीरभद्र हैं, वीरभद्र जो शिव हैं, भगवान शिव हैं, उनका जो अवतार है वीरभद्र यानी उग्र अवतार है, उसको डेडिकेट करता है। मंदिर की जो स्थापत्य विशेषताएं हैं विजयनगर शैली में बनाई गई है, जिसमें लगभग हर सतह पर नक्काशी और पेंटिंग की गई है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव का है और उसके बाद यहाँ पर गणेश और दुर्गा के भी मंदिर दिखाई देते हैं। यहाँ पर फिगर में देखते हैं, यहाँ पर लटकते हुए जो पिलर नक्काशी दिखाई देती है। यहाँ पर नाग मूर्ति भी बनी हुई है। अब फिर शिव भगवान की जो मेन मूर्ति है शिव जी की ही मूर्ति है। अगल बगल गणेश और दुर्गा जी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो यह है लेपाक्षी में स्थित जो वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका रामायण से कनेक्शंस, क्योंकि लेपाक्षी का अर्थ ही तेलुगु भाषा में होता उठो हे पक्षी, जो पौराणिक पक्षी थी जटायु, उसे संदर्भ मतलब श्रद्धांजलि के रूप में इसे बोला गया है। आगे है चित्तौड़गढ़ का किला। ये चर्चा में क्यों आ गया है, ये किला देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है राजस्थान में जो स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला, इसके परिसर की जो भी दीवार हैं, इसके परिसर की जितनी भी दीवार हैं, इसके लगभग 5 किलोमीटर दायरे पर, इसके 5 किलोमीटर के रेंज में, मतलब दीवार है, दीवार के 5 किलोमीटर दूरी पर इसके चारों तरफ कोई भी विस्फोटक मतलब खनन कार्य, जो चूना पत्थर का इधर खनाई होती है तो चूना पत्थर के खनन कार्य के लिए किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए चर्चा में आ गया था। इसने अवैज्ञानिक खनिज दोहन के कारण किले के जो अस्तित्व है उस पर ही खतरा मंडरा रहा था। उसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था उसके कारण भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला या डिसीजन लिया गया था। इस किले के बारे में जानते हैं। जो चित्तौड़गढ़ का किला है, जिसे चित्तौड़ का किला भी कहा जाता है, यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ध्यान रखिएगा, जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नामित कर दिया गया है। यह राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ शहर है वहीं पर स्थित है। यह किला 7वीं शताब्दी में, इस किले को 7वीं शताब्दी में विभिन्न मौर्य शासकों द्वारा मिलकर बनाया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा किला है। ध्यान रखिएगा, जो चित्तौड़गढ़ का किला है भारत का सबसे बड़ा किला है। आगे चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में दिया है, क्रांति केंद्र के बारे में दिया है। तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, यहीं पर चौथी औद्योगिक क्रांति सेंटर स्थापित करने के लिए जो विश्व आर्थिक मंच है उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। C4IR यानी सेंट्रल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इसका मतलब है, यानी कि C4IR सेंट्रल फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित करने की एक पहल है जो चौथी औद्योगिक क्रांति या प्रौद्योगिकियों की जो क्षमता है उसका आसानी से दोहन कर सके, उसका इस्तेमाल किया जा सके। और जो भी वैश्विक चुनौतियां आ रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उसके समाधान को भी खोजा जा सके और नए नए अवसर को भी बढ़ावा दिया जा सके।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, जो राज्य की आबादी है, तेलंगाना के जो राज्य की आबादी है उसका स्वास्थ्य यानी जो हेल्थ देखभाल लक्ष्य हैं उसके ऊपर पहुंचने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और तेलंगाना एक स्वास्थ्य तकनीकी केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक वैश्विक गंतव्य भी बन सके, मतलब कि विश्व से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए अपना आए। तो आइए जानते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी चौथी औद्योगिक क्रांति होता क्या है। इसे डिजिटल क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भौतिक हो, डिजिटल हो, जैविक क्षेत्र हो, इन सब सारी चीज़ों को मिश्रित करके एकीकरण किया जाता है इसमें। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिनका नाम है क्लास श्वाब द्वारा निर्मित किया गया है। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसमें IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जो हर प्रकार जो मनुष्यों की तरह सोचकर अपने तरीके से काम करती है, यानी कि मनुष्यों के इक्वल तो नहीं लेकिन उसके ज़्यादातर मनुष्यों जैसा ये कार्य करती है। उसके साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है। इसमें क्या होगा? प्रौद्योगिकी में जो प्रगति लाएगा, उत्पादकता को बढ़ाएगा, उसके जो एफिशिएंसी है यानी जो दक्षता है उसमें भी सुधार करेगा। तो आइए जानते हैं जो विश्व आर्थिक मंच है यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इसका हेडक्वार्टर्स है यह जो स्विट्जरलैंड का जिनेवा है वहाँ के कैंटन में स्थित है। यह सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। एक जर्मन इंजीनियर थे जिनका नाम था क्लास श्वाब, जो नाम चर्चा की गई थी क्लास श्वाब थे, उन्हीं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आगे है स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में दिया है। स्टार्टअप रैंकिंग सबसे पहले तो जानेंगे भारत में जो स्टार्टअप रैंकिंग्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरनल इंडस्ट्रियल ट्रेड यानी DPIIT यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी की जाती है। 2022 की रैंकिंग हाल ही में इसके द्वारा जारी किया गया है। तो 2022 के रैंकिंग के अनुसार कर्नाटक, गुजरात, केरल को स्टार्टअप पारिस्थितिक विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की मान्यता दी गई है। यानी कि कर्नाटक, गुजरात, केरल ये 3 स्टेट्स को मतलब कि जो इकोसिस्टम विकसित किया गया है स्टार्टअप्स के लिए, एक माहौल, एक वातावरण विकसित किया गया है, उसके लिए कर्नाटक, गुजरात और केरल को स्टार्टअप्स की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टेट यानी राज्य घोषित किया गया है। वही तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु है और हिमाचल प्रदेश है इन दोनों राज्यों को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में इसे रेखांकित किया गया है, तमिलनाडु को और हिमाचल प्रदेश को। अब वही महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में रेखांकित किया गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इकोसिस्टम में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कर्नाटक, गुजरात, केरल। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कौन नंबर 1 है? तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। और शीर्ष प्रदर्शन में कौन नंबर 1 है? महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना को। स्टार्टअप रैंकिंग के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहल पर आधारित है। इसमें कुल 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 5 श्रेणियां हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष जो प्रदर्शन करने वाले, लीडर्स, महत्वाकांक्षी नेता, उभरने वाले स्टार्टअप, ऊपर इकोसिस्टम, इन सब सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। यह जो DPIIT है उसके द्वारा इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है और जारी किया जाता है। यह वार्षिक क्षमता निर्माण प्रक्रिया है जो स्टार्टअप विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम तंत्र बनाने के प्रयासों पर भारत के जो सभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका मूल्यांकन करती है। देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए फरवरी 2018 में राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग है ये शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा शुरू की गई थी? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं ताइवान के बारे में देंगे। ताइवान चर्चा में क्यों आ गया है? ताइवान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीज यानी DPP के द्वारा एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार लगातार चुनाव जीता गया है। इन्हीं के नेता थे जिनका नाम था बिलियन लाई चिंगते, ये राष्ट्रपति चुनकर आ गए हैं।
तो ये पार्टी तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति का चुनाव ताइवान में जीत गई है। इसमें चीन के द्वारा भी ताइवान को अपना हिस्सा बताया गया, अमेरिका के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वागत किया गया, जापान के द्वारा भी ताइवान को बधाई दी गई। तो इन सब सारे देशों की प्रतिक्रिया आई है। तो आइए ताइवान के महत्व के बारे में जानते हैं। ताइवान एक वैश्विक भू राजनीतिक महत्व है, उसके साथ साथ आर्थिक वजन में भी इसके निहित है कि आर्थिक वजन के कारण भी ताइवान को लोग इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। विश्व की 16वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्धचालकों का एक प्रमुख स्रोत है। जो सेमीकंडक्टर्स होता है, ध्यान रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर्स होता है एक प्रमुख मार्केट है, प्रमुख स्रोत भी है, और उसके साथ साथ समुद्री व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट यानी बिंदु की तरह भी कार्य करता है। ताइवान अन्य महत्वपूर्ण घटकों के अलावा दुनिया का यानी कि विश्व का 92% सबसे एडवांस जो लॉजिक चिप होता है उसका प्रोडक्शन करता है। उसके साथ साथ 70% जो स्मार्टफोन होते हैं उसका जो चिपसेट्स होता है वो भी ताइवान के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए ताइवान को लोग इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए जो चाइना है वो भी अपना हिस्सा बताता है। भारत का भी रुख ताइवान को लेकर बदल गया है, क्योंकि 2022 में ही भारत का जो जल स्टेट है यानी कि ताइवान स्टेट है, ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है। इसमें जो चीन की गतिविधि बढ़ गई थी, जो ताइवान स्टेट है इसमें जो चीन की गतिविधि बढ़ गई थी, ये अपना नेवल बेस को लगाना, फिर उसके बाद जो ताइवान है इसके जो एरिया है इसका वायलेशन करना, तो इन सब सारी चीज़ों का लेकर मतलब भारत का भी आया था रिएक्शन। भारत ने रिएक्शन दिया था कि ये चाइना के द्वारा गलत किया जा रहा है। तो ये था भारत के भी रुख बदले हुए ताइवान को लेकर, यानी ताइवान का सपोर्ट भारत भी अब करना शुरू कर दिया है। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन का गणराज्य है, चीन गणराज्य है, पूर्वी एशिया में एक देश है। यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पूर्व और दक्षिण चीन सागर के जंक्शन पर स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और उत्तर पूर्व में जापान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जापान है, जापान का फिगर दिख नहीं रहा है, इधर तो चाइना है, और उसके पास दक्षिण में इसके फिलीपींस स्थित है। यहाँ पर दक्षिण में इसके फिलीपींस स्थित है, ऊपर जापान है, यहाँ पर चाइना है। तो ये था ताइवान और ताइवान के मैप के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।